हेलो एवरीवन, मैं राजू स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्पस में। आज का जो वीडियो है दोस्तों बहुत खास है क्योंकि ये वीडियो है दोस्तों सेमेस्टर 5 हिस्ट्री ऑनर्स कोर 12 का। जी हाँ दोस्तों, कोर 12 के वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक में ये टॉपिक है बॉक्सर विद्रोह। आप डीएससी के पेपर में पढ़ने वाले हैं दोस्तों बक्सर विद्रोह और आप यहाँ पढ़िएगा बॉक्सर विद्रोह। दोनों बहुत ही डिफरेंट हैं। ये जो बॉक्सर विद्रोह है जिसका इंग्लिश आपको ध्यान से देखना होगा BOXER, बॉक्सर अपराइजिंग यानी बॉक्सर विद्रोह, ये चाइना के इतिहास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्थान रखता है दोस्तों। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। आपके कोर 12 में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा सकता है। तो सबसे पहले आपको इसकी भूमिका समझनी है, यानी इसके पीछे की पृष्ठभूमि समझनी है। तो इसकी भूमिका में आप लिखिएगा कि चाइना के इतिहास में, किसके इतिहास में, चाइना के इतिहास में जो बॉक्सर विद्रोह है, कौन सा विद्रोह, बॉक्सर विद्रोह है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थान रखता है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। चुआन, ठीक है दोस्तों, ये नाम याद रखिएगा आप, चुआन, ई हो चुआन, याद रखने की जरूरत नहीं। चुआन एक संस्था थी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता चुका है दोस्तों, पहले के वीडियोस में मैंने बताया जैसे टाइपिंग विद्रोह हुआ था, उसी प्रकार से अलग अलग विद्रोह में यहाँ के लोग ग्रुप्स बनाना चालू किए थे। यहाँ के विदेशियों को क्या करना चालू किए थे, दबाना चालू किए थे, उनको रोकना चालू किए थे ताकि हमारे चीन को जो है, इनके चीन को तहस नहस होने से बचाया जा सके। ठीक है, यहाँ के आर्थिक स्थिति को बचाया जा सके, राजनीतिक सामाजिक स्थिति को बचाया जा सके, इसलिए यहाँ एक चुआन नामक संस्था थी जो गुप्त संस्था थी, जो किसी को पता नहीं थी, गुप्त रूप से कार्य करती थी। इसने क्या किया, इसने जो है ये समझ लिया कि जितनी भी समस्त शक्तियां हैं, अगर इनको रोकने की, तो सभी के सभी शक्तियां हमारे हाथों में केंद्रित हैं और यदि हम चाहें तो इनका विरोध करते हुए क्या कर सकते हैं, इनको अपने देश चाइना से बाहर धकेल सकते हैं। और यही कारण हुआ कि 1899 ईस्वी में, कब, 1899 में इन लोगों ने क्या कर दिया, विदेशियों के एक विदेशी विरोधी अभियान चला दिया, विदेशियों के खिलाफ एक विदेशी विरोधी अभियान चला दिया। ठीक है, और इसमें जो है दोस्तों ये लाइन आप जरूर लिखिएगा कि मुक्का मारकर विदेशियों को बाहर निकालने की भावना। मुक्का किसमें होता है दोस्तों, बॉक्सिंग होता है ना, बॉक्सिंग जिसको मुक्केबाजी कहते हैं। तो मुक्का मारकर विदेशियों को बाहर निकालने की जो भावना थी इन लोगों के अंदर, इसी कारण से इस विद्रोह का नाम पड़ा बॉक्सर विद्रोह। तो चलिए दोस्तों इसके कुछ पॉइंट्स को हम समझेंगे। एग्जाम में पूछा जाता है जैसे बॉक्सर विद्रोह के कारण एवं उसके परिणाम, असफलताओं का वर्णन करें, बॉक्सर विद्रोह के निबंध पर एक प्रकाश डाले, बॉक्सर विद्रोह के संक्षिप्त निबंध लिखे। इस प्रकार से कई प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। तो चलिए हम सभी प्रश्नों का हल करेंगे। सबसे पहले ये समझेंगे कारण, उसके बाद समझेंगे इसके प्रभाव, घटना, इसके बाद समझेंगे सफलता के कारण, इसके बाद समझेंगे परिणाम। तो आखिरी तक बने रहिएगा वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और पूरा देखने के बाद अपना रेटिंग हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं बॉक्सर विद्रोह के कारण। देखिए दोस्तों, जितने भी क्रांति हो रहे थे अधिकतर सबके तो एक ही उद्देश्य थे कि यहाँ के शासकों, मंचू शासक का विरोध करना, विदेशी शक्तियों का विरोध करना, अपने साम्राज्य जो है उसको बचाए रखना, क्योंकि विदेशी शक्तियाँ इनके साम्राज्य को लूट रही थी। यानी सबके तो एक ही कारण थे। हालांकि विद्रोह असफल हो जा रहे थे जिसके कारण दूसरा विद्रोह हो रहा था, तो सभी मिलते जुलते कारण है, आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला आप लिखिएगा बॉक्सर विद्रोह का संक्षिप्त कारणों में विदेशी विरोधी भावना। ठीक है दोस्तों, क्या था, विदेशी विरोधी भावना। अब क्या है कि चाइना में जो यहाँ के पश्चिमी देश थे वे साम्राज्यवाद नीति को बढ़ा रहे थे और साम्राज्यवाद नीति को बढ़ाने के साथ साथ वे एक प्रकार से बंदर बाट की जो है, एक प्रकार से बंदर बाट की उदाहरण दे रहे थे। यानी अपने किसी हिस्से को इधर बांट दिया, किसी हिस्से को उधर बांट दिया, अलग अलग हिस्से पर इन्होंने अधिकार कर लिया। तो 1842, 1858, 1860 और 1894-95 ये सब की जो घटना हुई थी जिसमें चाइना को क्या करना पड़ा था, हार झेलना पड़ा था। जैसे कि 1842 में नानकिन की संधि हुई और 58 में तिनस्तिन की संधि हुई, 94-95 में फर्स्ट जापान चाइना युद्ध हुआ। इस प्रकार की जो चीज़ें हुई उसमें क्या हुआ ना कि चाइना का अपमान हुआ। अब चाइना का अपमान होगा तो यहाँ के लोगों में क्या होगी, एक तरह से ऐसी भावना उत्पन्न होगी, ऐसी भावना उत्पन्न होगी कि ये लोग सोचने लगेंगे कि हमारे देश के लोगों को इतना ज़्यादा दबाया जा रहा है, इतना ज़्यादा कुचला जा रहा है, और इसी कारण से ये लोग क्या करेंगे, विदेशियों को बाहर निकालने का पूरा कोशिश करेंगे और अलग अलग योजना बनाएंगे। और इसी योजना का नाम पड़ा बॉक्सर विद्रोह, जिस योजना के तहत इन लोगों ने क्या किया था,
इन विदेशियों के खिलाफ जो है विद्रोह कर दिया था। ठीक है, यानी कि अब हम देखेंगे अब चीनियों को विश्वास हो गया कि चीन के विकास में कौन रोंगटा खड़ा कर रहा है, कौन रोड़े अटका रहा है, कौन, विदेशी शक्तियाँ, जो विदेश के लोग हैं जैसे अमेरिका, जापान। ठीक है, ये सब के जो लोग हैं वे क्या कर रहे हैं, हमारे चाइना को बर्बाद कर देंगे। इसलिए इन लोगों ने एक स्कीम चलाया, देश बचाओ विदेशियों को नष्ट करो, यानी विदेशियों को भगाओ। ठीक है, अगला टॉपिक आप इसमें लिखिएगा, अगला पॉइंट बनाइएगा, चीनी सरकार की निर्बलता। देखिए दोस्तों, वहाँ की जो सरकार थी किसके हाथों में थी, मंचू शासकों के हाथों में थी। तो मंचू जो सरकार थी वो बहुत ही ज़्यादा क्या थी, बहुत ही ज़्यादा एक प्रकार से डरपोक थी। एक प्रकार से विद्रोहों का दमन करने के लिए जो विद्रोही शक्ति थे उसी का आश्रय ले लिया था। इन लोगों ने क्या कर लिया था, उसी का आश्रय, यानी कि विदेशी शक्तियों के साथ ये लोग मिल गए थे। तो इन लोगों को ये समझ में आ गया था, चीन के लोगों को समझ में आ गया था कि यदि हमारी सरकार, जो मंचू शासक है उसके सरकार विदेशियों से गठबंधन करेंगे तो ऐसे शासन का क्या फ़ायदा है, ऐसे सत्ता में रहने से उनका कोई अधिकार नहीं है, ऐसे लोगों को हटा दिया जाए। तो इसी चीज़ से जो है हम लोगों ने ये देखा कि यहाँ के लोग एक प्रकार से निर्बल होंगे, यहाँ के शासक विदेशी शक्तियों का विरोध नहीं कर पाएंगे। यही कारण था कि इन लोगों ने उससे हाथ मिला लिया, उनसे गठबंधन कर लिया। लेकिन जो है दोस्तों, यही एक कारण बना कि ये क्या हुए, यहाँ के लोग उग्र हुए और बक्सर विद्रोह कर दिए। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट आप बनाइएगा, चीन पर विदेशी शासन की स्थापना का भय। अब देखिए दोस्तों, चीन के लोगों को तो डर हो गया था, इन लोगों ने लगातार विद्रोह किया, अलग अलग विद्रोह किए। ठीक है, अफीम युद्ध हुए, कितनी संधियां हुई। तो यहाँ के लोगों को ये समझ में आने लगा कि ये जो भारत है उस पर जो है विदेशी शक्तियों का बहुत ज़्यादा कब्जा है, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था अफीम युद्ध में सबसे पहले भारत को जो है इन लोगों ने टारगेट किया था। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे देश थे, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पे पश्चिमी के देशों ने अपने साम्राज्यवादी नीतियों के साथ, साम्राज्यवादी शक्तियों के साथ अपने साम्राज्य का विकास किया। और इसी बात से चाइना को पूरा डर था कि हो ना हो कहीं ना कहीं हम लोग भी इसके गुलाम बन जाएंगे। और यही डर, चीन पर विदेशी शासन की स्थापना का डर ही क्या किया, बॉक्सर विद्रोह का एक रूप ले लिया। ठीक है, अब अगला पॉइंट आप इसमें बनाइएगा, यूरोपीय पूंजीपति वर्ग के प्रति घृणा। अब देखिए, यूरोप के जो लोग थे, आप यहाँ लिखिएगा, यूरोप के जो भी लोग थे यहाँ पे क्या करने के लिए आए थे, यहाँ पे सबसे पहले तो व्यापार करने के लिए आए थे। ठीक है, तो जब उन लोगों ने यहाँ व्यापार करना चालू किया तो कुछ ऐसे भी हिस्सों को उन लोगों ने अपना लिया जिसके कारण चाइना का हित बर्बाद हो गया, चाइना का फायदा नहीं होने लगा। जैसे कि देश के उद्योग धंधे, खाल कारखाने, रेलवे आदि पर किसका ज़्यादा से ज़्यादा हक हो गया, इन्हीं यूरोपीय पूंजीपतियों का हक हो गया। और इस प्रकार से यहाँ के जो देशभक्त थे, जो चाइना के देशभक्त थे, चाइना के लोग थे, उन लोगों को ये समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं भारत जैसे देश में हम ऐसा परिणाम देख चुके हैं, तो ये साम्राज्यवादी शक्ति कहीं हम लोगों के देश को हड़प ना ले। और यही कारण था कि इन लोगों ने अपने पूंजीपतियों से, अपने यूरोपीय पूंजीपतियों से घृणा करने लगा। और इसी घृणा के कारण जो है इन लोगों ने बॉक्सर विद्रोह किया। ठीक है, अगला आप लिखिएगा, धार्मिक कारण। धार्मिक कारण जो है दोस्तों, इसका अंतिम कारण होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल सी बात है दोस्तों, इतना लंबा चौड़ा आपको पढ़ना नहीं है। क्या है, हम समझाते हैं। देखिए, चाइना में ईसाइयों का आना जाना मना था, लेकिन कुछ ऐसी संधियाँ हुई जैसे नानकिन संधि, टिनसिन संधि, तो ईसाई प्रचारक यहाँ आ जा सकते थे। ठीक है, तो धीरे धीरे ईसाई प्रचारक जब यहाँ आने लगे, पादरी यहाँ आने लगे, ठीक है, ईसाई धर्म के गुरु जब यहाँ आने लगे, तो यहाँ के लोगों में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार होने लगा। यहाँ के लोग ईसाई धर्म को जानने लगे, यहाँ के लोगों ने अपने धर्म परिवर्तन किया और ईसाई के धर्म को अपना लिया। तो जो लोग ईसाई के धर्म को अपना लेते थे उनको सुविधा दी जाती थी, और यही कारण था कि लोग इन धर्मों को आसानी से अपना लेते थे। लेकिन इन लोगों ने जैसे जैसे ईसाई धर्म को अपनाया, ठीक है, यहाँ ईसाई धर्म की समाज की प्रतिष्ठा, इज्जत तो इनको मिली, लेकिन सबसे जो मेन चीज़ थी, जो इसकी हानि हुई, चाइना की जो प्राचीन संस्कृति थी, प्राचीन सभ्यता थी, परंपरा थी, यहाँ की रीत रिवाज थी, तो उसका भी क्या होने लगा, विनाश होने लगा। देखिए दोस्तों, यदि हम एक धर्म के हैं और दूसरे धर्म के चीज़ों को अपना रहे हैं, इस धर्म के चीज़ों को कर रहे हैं, तो क्या होगा, हम अपने धर्म के चीज़ों को भूल जाते हैं। तो ऐसी स्थिति चाइना में होना स्टार्ट हो गया, और इसके कारण यहाँ के लोगों ने, यहाँ के राजाओं ने मिलकर क्या किया, बॉक्सर विद्रोह कर दिया।
तो यहाँ सबसे मेन चीज़ एक और कहा जाता है कि बॉक्सर विद्रोहियों द्वारा विद्रोह विदेशियों के जो ईसाई थे उससे ज़्यादा नहीं था, यहाँ के स्थानीय यहाँ के लोग जो ईसाई बन चुके थे उनके विरुद्ध बहुत ज़्यादा कड़ा रूप से ये विद्रोह किया गया था, बॉक्सर विद्रोह। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग ये देखें दोस्तों कि विदेशी भावना, चीन की सरकार की निर्बलता, यूरोपीय पूंजीपति वर्ग के प्रति घृणा की भावना और जो है चीन में विदेशी आधिपत्य का भय, ईसाई विरोधी भावना, यही सब कारण जो हैं एक प्रकार से बॉक्सर विद्रोह का कारण बने। ठीक है, अब इसका प्रसार और दमन एक पॉइंट बनाइएगा आप, यदि ज़्यादा नंबर का है तो आप इसको लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं लिख सकते हैं। सिंपल सी बात है कि 1899 ईस्वी में क्या हुआ था, यहाँ बॉक्सर विद्रोह अपने रूप ले लिया और यहाँ इसका एकमात्र सबसे बड़ा कारण नहीं था, इसके कई कारण थे और इसमें कारणों को हम लोगों ने पढ़ा। इसका प्रभाव क्या होगा कि ईसाई धर्म प्रचारकों का सामूहिक हत्या होने लगा, गिरजाघरों को जला दिया जाने लगा, रेल मार्ग की पटरियों को उखाड़ दिया जाने लगा और इस प्रकार से यहाँ बहुत सारे चीज़ें होने लगी। लेकिन सबसे मेन चीज़ जो हुआ वो हुआ था यहाँ के एक जर्मन राजदूत को मार दिया गया था। किसको मार दिया गया था? जर्मन राजदूत को मार दिया गया था और जिसके कारण अब देखिए जर्मन के राजदूत को मार दिया जो जर्मन से यहाँ आया था, तो अब विदेशी लोग क्या करेंगे? विदेशी लोग अपने मान सम्मान और इज्जत की बात रख कर कि हमारे लोगों को मारा है और इसी बीच जो हो जाएगा इन लोग अपनी सेना भेज देंगे कहाँ? चाइना में, और चाइना में सेना भेज देंगे और जिसके कारण ये जो बॉक्सर विद्रोह है वो फिर से क्या हो जाएगा? दब जाएगा। जिस प्रकार से हमने पहले ताइपिंग विद्रोह को देखा जो दब गया था, उसी प्रकार से ये विद्रोह भी क्या हो जाएगा? दब जाएगा। ठीक है, यानी कि एक प्रकार से इन लोगों को कुचल दिया जाने लगा। ठीक है, अब हम लोग अगला पॉइंट बनाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन के साथ अटैच होता है कि बॉक्सर विद्रोह जो हुआ था उसके असफलता के कारण बताएं। तो उसके असफलता के तो कई कारण हैं, तो जिसमें सबसे पहला कारण है दोस्तों विदेशी सेना का हस्तक्षेप। अभी हमने देखा कि जर्मन राजदूत की हत्या हो गई थी। अब जर्मन राजदूत की हत्या हो गई तो विदेश कहाँ बैठने वाले थे? विदेशी शक्ति तो यही मौका में रहते थे। ठीक है, तो वहाँ के लोगों ने जैसे जर्मन, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, आपको नाम याद नहीं रखता है विदेश लिख दीजिए। ठीक है, अलग अलग विदेशियों ने, विदेशी शक्तियों ने, विदेशी साम्राज्यवादियों ने, कुछ भी लिख सकते हैं, विदेशी साम्राज्यवादी विचारधारा अपनाने वाले देशों ने, ठीक है, क्या कर दिया? अपनी शक्ति अपने स्वार्थ के लिए, अपनी फायदा के लिए क्या कर दिया? पूरी शक्ति किस पर लगा दिया? किस पर झोंक दिया? चाइना पर झोंक दिया। और इस प्रकार से एक ही बार यदि एक देश पर बहुत सारे देश आक्रमण करेंगे, यहाँ की सेनाएं आक्रमण करेंगी, तो ये देश क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, बिखर जाएगा। तो चाइना इसमें क्या हो गया? असफल हो गया, सिंपल। ठीक है, अब आगे हम लोग इसमें पॉइंट बनाएंगे मंचू सरकार द्वारा विदेशियों से समर्थन वापस लेना। अब देखो मंचू सरकार तो एक प्रकार से विद्रोहियों का साथ दे रही थी, लेकिन जब इन्होंने देखा कि हमारी हार निश्चित है, विदेशी शक्तियां हमारा विरोध कर रही है, तो इन लोगों ने क्या किया? अपनी सुरक्षा के लिए, अपने मान सम्मान को बचाने के लिए क्या कर दिया? विद्रोह का समर्थन देना बंद कर दिया। यानी बॉक्सर विद्रोह को एक प्रकार से ये लोग सपोर्ट जो कर रहे थे उसको सपोर्ट देना बंद कर दिया और इन्हीं सपोर्ट देना बंद करने की वजह से यहाँ के लोग अकेले पड़ गए, यहाँ के विद्रोही अकेले पड़ गए। अब किसी का साथ आप आखिरी मोमेंट तक नहीं देते हैं और उसका जो है एक प्रकार से उग्र रूप धारण है, वो आगे ही बढ़ते जा रहा, आप जो है उसका साथ एक जगह पे नहीं देने लगे, तो इसका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो होगा कि नहीं होगा? कॉन्फिडेंस लो होगा। तो इसी कॉन्फिडेंस लो होने के कारण एक प्रकार से इन लोगों ने विश्वासघात किया और इसी विश्वासघात के कारण ये जो है असफल रहा। कौन असफल रहा? बॉक्सर विद्रोह असफल रहा। ठीक है, अब अगला आप पॉइंट बनाएंगे विद्रोह सीमित होना। देखिए विद्रोह ज़्यादा समय तक चला नहीं था, बहुत छोटा विद्रोह था, इसीलिए जो है ये बॉक्सर विद्रोह असफल रहा। क्योंकि राष्ट्र की भावना तो सबके अंदर होती है, राष्ट्रीयता की भावना हमारी आपके सबके अंदर है, लेकिन जो विद्रोह इन लोगों ने किया वो बहुत ही सीमित रहा, बहुत ही कम समय के लिए चला। यहाँ जन आंदोलन जैसी चीज़ नहीं थी, यानी लोग उतने मिलजुल कर जो है इस लड़ाई को नहीं कर पाए। क्योंकि ऐसा होने के कारण क्या हुआ? यहाँ के जो नेता थे, यहाँ के जो सामान्य जनता थे, जो कॉमन पीपल थे, उनसे अच्छा तरीका से हेल्प नहीं ले पाए और जिसके कारण अलग अलग लोग जो है इधर उधर छुटपुट रह गए और जिसके कारण ये जो विद्रोह था वो असफल रहा।
अगला पॉइंट बनाइएगा दोस्तों, चीनी अधिकारियों का रुख। अब देखिए, चाइना के जो अधिकारी थे उन लोगों का जो रुख था वो क्या था, वो लोग जो है धीरे धीरे जो है इन लोगों से कटते चले गए। उन लोगों ने पहले तो यहाँ साथ दिया, लेकिन बाद में विदेशी शक्तियों का साथ देने लगा। जैसे हमने पहले के चीज़ों में देखा, तिनसिन की संधि, नानकिन की संधि, उसके बाद वंचुंग, ये जो सारी चीज़ें हम लोगों ने देखे हैं, तो उससे ये समझ में आया कि समय रहते क्या हो गया, यहाँ के अधिकारियों ने चाइना के लोगों के साथ, चाइना के विद्रोहियों के साथ, जो विदेशी शक्तियों का विद्रोह कर रहे थे, उनके साथ विश्वासघात किया। और इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि बक्सर विद्रोह का असफलता का सबसे मेन कारण था चीन सरकार व अधिकारियों का उस समय सहयोग न मिलना। यानी कि यहाँ के लोग यहाँ के विद्रोहियों को सहयोग नहीं कर रहे थे, और जिसके कारण विदेशी शक्तियाँ की सेना ऊपर चढ़ने लगी और जो है यहाँ के शक्तियों को दबा दिया। ठीक है, अगला पॉइंट, अगला आप इसी में एक टैग बनाएंगे, बक्सर विद्रोह के परिणाम। हालांकि कई बार क्वेश्चन में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन को लंबा करना है, आप इसको लिख सकते हैं, कोई एग्जामिनर इसको काट नहीं सकता है, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। और यदि पूछा जा रहा है तो बेहतर बात है, आप इसको अच्छे ढंग से लिखिए। ठीक है, तो बक्सर विद्रोह का क्या परिणाम निकला, जैसा कि आप लोगों ने देखा, इसके कारण क्या थे, इसके प्रभाव क्या थे, और इसके साथ साथ आप लोगों ने देखा इसका सफलता के क्या कारण थे। तो यदि आप एक अच्छे स्टूडेंट्स हैं, और एक अच्छे स्टूडेंट्स में क्या होती है, पॉइंट को पॉइंट से कनेक्ट करने की क्षमता होती है, तो उसका परिणाम को लिखना कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। ठीक है, सिंपल सी बात है, आप लिखिएगा बक्सर विद्रोह को तो कुचल दिया गया, लेकिन कई विद्रोह कुचल देने के बाद भी क्या करते हैं, कुछ ना कुछ छाप छोड़ जाते हैं, कुछ ना कुछ प्रभाव छोड़ जाते हैं। और यही परिणाम निकला आगे कुछ दिनों में कि बक्सर विद्रोह ने चीन की आगामी राजनीति को अत्यंत प्रभावित किया, आने वाले जो राजनीति थी, पॉलिटिक्स थी, उसको प्रभावित किया, और इस प्रकार से यहाँ के मंचू वंश के पतन एवं गणतंत्र का उदय का एक रास्ता बनाया, एक प्रकार से मार्ग बनाया। ठीक है, और इसका विद्रोह होने के बाद यहाँ के लोगों में एक क्या ऊर्जा आई। चलिए देखते हैं कौन कौन से परिणाम हुए। तो सबसे पहला आप जो है लिखेंगे परिणाम में, चीन की जनहानि। अब देखिए, आप विद्रोह कर रहे हैं, जाहिर सी बात है, जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे, जैसे यूक्रेन में जो है क्या हो रही है, युद्ध हो रही है ना, तो यूक्रेन जो है क्या कर रहा है, रसिया पर, और रसिया यूक्रेन पर, ये क्या कर रहे हैं, युद्ध छेड़ रहे हैं। तो क्या एक दूसरे के देशों को हानि नहीं हो रही है, खुद के देश को हानि नहीं हो रही है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी क्या होता है, चाइना के लोग तो इसका विरोध करते हैं, चाइना के लोग अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ के नगर ग्राम सबको जला देता है कौन, यहाँ के विद्रोही सेना, सॉरी यहाँ के विदेशी सेना। और इस प्रकार से यहाँ के लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ। ठीक है, ये पहला परिणाम। आप इसको और लंबा करके लिख सकते हैं दोस्तों, क्या क्या हानि होती है इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ के धर्म प्रचारक की हत्या हुई, ईसाई घर को जला दिया गया, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। आगे आप लिखेंगे, चीन पर विदेशी प्रभुत्व का शिकंजा दृढ़ होना। अब चीन पर क्या हो गया, विदेशी प्रभुत्व जम गया। क्यों? क्योंकि 1901 ईस्वी में बॉक्सर प्रोटोकॉल एक संधि हुई। दोस्तों मैंने आपको समझाया कि संधि क्यों होती है, ठीक है, कई बार समझाया है। तो बॉक्सर प्रोटोकॉल की संधि हुई, जिसमें बहुत सारे शर्तें जो है रखी गई, चाइना को मानना पड़ा। अब जिसके अंतर्गत कौन कौन सी शर्तें थे, मोटा मोटी आप समझिए। सबसे पहला शर्त तो हर एक का सबसे नंबर 1 शर्त होता है कि जो भी क्षतिपूर्ति हुई है, जो भी नुकसान हुआ है, उसको जो है ये चीन जो है पश्चिमी देशों को चुकाएगा, यानी लगभग 45 करोड़। आप इसको नहीं याद रखिए, कोई बात नहीं, सिंपल सी बात है। चाइना क्या करेगा, क्षतिपूर्ति की जो है किसको लौटाएगा, विदेशी शक्तियों को लौटाएगा। अगला, पीकिंग में दूतावास की सुरक्षा के लिए विदेशी अस्थाई सेना रहेगी। क्या रहेगी, अस्थाई सेना रहेगी। अगला, जर्मन राजदूत या कहीं का भी जो दूतवासी होगा जापान का, उसकी हत्या जो हुई थी, उसके लिए यहाँ के लोग, चाइना के लोग क्या मांगे, क्षमा मांगे। उसके बाद जहाँ हत्या हुई वहाँ उनकी क्या बने, स्मृति बने, ठीक है, वहाँ उनके स्टेचू बने। अगला आप बनाइएगा कि जो जीवित विद्रोही रह गए हैं, यानी जो जिंदा रह गए हैं ऐसे विद्रोही, उनको चाइना सरकार कि जो भी लोग जीवित हैं उनको क्या दिया जाएगा, दंड दिया जाएगा। अगला है, ताकू की किलेबंदी को समाप्त कर दिया जाएगा। अगला है, चीन को 2 वर्ष के लिए किसी भी युद्ध सामग्री, कोई भी प्रकार का जो है युद्ध सामग्री पर आयात और निर्यात पर
रोक लगा दिया गया। अगला पॉइंट है कि अलग अलग संधियों से देश विदेश के लोगों ने क्या कर दिया, जो भी संधि हुई थी उनको अलग अलग समय पर परिवर्तन करने का एक शर्त रख दिया। अगला है यहाँ के लोगों, जो सांतुंग और मुग्देन जगह थे जहाँ से विदेशी व्यापार और आवास कर को रोक दिया गया, यानी टैक्स को बंद कर दिया गया। और इस प्रकार से हम लोगों ने देखा देशी ईसाई की सुरक्षा का उचित प्रबंध किया गया। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसमें शर्त थी कि जहाँ जहाँ विद्रोह हुआ था वहाँ के प्रशासनिक सेवाएं, एडमिनिस्ट्रेशन जो वहाँ का जो था उस सर्विस को जो है रोक दिया गया। और यहाँ के जो लोग थे उनको किसी भी प्रकार से राजकीय पद देना बंद कर दिया गया। किसी भी पद पर ये पदांतरित नहीं हो सकते थे, पदस्थापित नहीं हो सकते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से इस संधि में क्या हुआ, सभी के सभी जो भी लोग थे चाइना को किस पर आश्रित रहना पड़ेगा, विदेशियों पर आश्रित रहना पड़ेगा, जो अत्यंत क्या था, दयनीय था, बहुत ही दुखदाई था। और इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि यहाँ के लोगों ने यहाँ के राजनीति पर हस्तक्षेप किया, यहाँ के लोगों की क्षतिपूर्ति की। क्षतिपूर्ति करने के बाद यहाँ के लोगों को तरसाया गया, यहाँ के लोगों को कोसा गया, एक प्रकार से चाइना को खंडित कर दिया गया और एक प्रकार से इसकी अखंडता पर प्रश्न लग गया। जो कभी टूट नहीं सकता था वो टूटने वाला था। और इस प्रकार से जो है दोस्तों इसका परिणाम निकला। अगला और लास्ट परिणाम आप बनाइएगा 1911 ईस्वी की क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार होना। देखिए दोस्तों, इसके बाद एक और वीडियो में तुरंत लाने वाला हूं चाइना की 1911 ईस्वी की क्रांति। ये चीनी क्रांति थी, 1911 ईस्वी में हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो इसका जो पृष्ठभूमि तैयार हुआ बॉक्सर विद्रोह के परिणाम के रूप में तैयार हुआ। क्योंकि दोस्तों ये ठीक है कि विद्रोह सफल हुआ, ये तो आपको पता है, लेकिन जैसे ही विद्रोह सफल हुआ उसने विद्रोह ने क्या किया, 1911 की चीनी क्रांति को जन्म दे दिया। ठीक है, 1911 ईस्वी की चीनी क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। और इस प्रकार से संधि के अनुबंधों को मंचू सरकार ने स्वीकार किया था, तो उसने संपूर्ण चीन में सरकार की निंदा होने लगी। क्योंकि यहाँ जो संधि हुई थी बॉक्सर प्रोटोकॉल संधि, उसमें क्या हुआ था, चाइना के लोगों को तो कोई वैल्यू नहीं दिया जा रहा था। और इसी कारण से क्या हुआ, बॉक्सर प्रोटोकॉल के पश्चात यहाँ के लोगों में अधिक से अधिक शोषण होने लगे, यहाँ के लोगों को शिकायत होने लगा। और इसी कारण से यहाँ के लोगों ने फिर से एक विद्रोह करेंगे, कौन सा, 1911 ईस्वी की क्रांति। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट वीडियो इसी से होगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये स्पष्ट हो गया दोस्तों कि बॉक्सर विद्रोह जो था वहाँ के साम्राज्यवादी यानी कि विदेशी व्यक्ति जो थे, विदेशी सेना जो थी, विदेशी शक्ति जो थी, उनके साम्राज्यवादी की उस बंदर बांट का विरोध था। बंदर बांट कहने का मतलब ये लोग क्या कर रहे थे, चुटपुट अलग अलग देशों को तोड़ रहे थे, बांट रहे थे, यानी कि चाइना को तोड़ रहे थे। इसी चीज़ का आंदोलन यहाँ के लोगों ने कर दिया। और यहाँ मंचू शासक की कमजोरियाँ भी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए यहाँ के लोगों ने आंदोलन कर दिया। विदेशी शक्तियों के हितों को इस विद्रोह ने क्या कर दिया, एक खुली चुनौती दी और इस प्रकार से अपनी शक्ति का प्रयोग कर कुचल तो दिया। यहाँ के विदेशी शक्तियों ने इसे कुचल तो दिया, लेकिन इसका प्रभाव आगे पड़ा और इसका दूरगामी परिणाम निकला क्या, जिसका एक सबसे बड़ा परिणाम निकला 1911 ईस्वी की चीनी क्रांति। इसको हम आगे के वीडियोस में अपलोड करेंगे दोस्तों। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। इस वीडियो में हमने जाना बॉक्सर विद्रोह का कारण, उसके साथ साथ उसके प्रभाव, उसके साथ साथ उसके सफलता के कारण और परिणाम को। ये आपको 15 से 20 नंबर आपको एग्जाम में दिलवा सकता है। और हाँ दोस्तों, यहीं इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। लेकिन यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। साथ ही अपना रिव्यू जो है हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मिलते हैं आगे के वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।